मुझे कल क्या पढ़ना है वो मैं आज रात को सोने से पहले नोट डाउन करके सोती थी कि कल मुझे ये चीजें करनी है। मैंने सीपीओ मेंस भी दिया है जो 200 नंबर का होता है, सीजीएल मेंस भी मैंने दिया है और ये पैटर्न चेंज होने के बाद ये भी दिया है। बट मैंने इन तीनों में नीतू सिंह मैडम की बुक के अलावा, सही बताऊं तो मैथ से काफी डर लगता था। मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊंगी और बार बार मैं स्ट्रेटेजी चेंज करती रही जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे लास्ट में ये बातें रियलाइज हुई कि जब हम अकेले तैयारी कर रहे होते हैं ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं सबसे कट डाउन कर दो, किसी से बात मत करो, अपना नंबर बदल लो, व्हाट्सएप सोशल मीडिया यूज मत करो। ऐसा नहीं करना है हमें। मुझे लगा कि हाँ ये स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो कर रही हूँ गलत है। जब मुझे पता चला कि सही क्या है उसके बाद से मैंने सिर्फ एक ही बुक को कवर किया है। तो आपका रिवीजन कैसे होता था, नोट्स कैसे बनाते थे कि वो तैयारी जो करी है वो आगे काम आए जब तक एग्जाम आ रहा है? एक बार तो ऐसा होगा कि जब आप पहली बार क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप भूल जाएंगे। आपने परसेंटेज करा, आप प्रॉफिट एंड लॉस पे गए तो आप परसेंटेज भूल गए। फिर दोबारा जब परसेंटेज, सबसे पहले मैं साइंस ही कवर करती थी कि वो वहां से जो 7-8 क्वेश्चन आने हैं एटलीस्ट वो मेरे गलत ना हो। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे कुछ भी पूछ लेते हैं। और जो अब एसएससी का पैटर्न चल रहा है उसमें तो जनरली ऐसा है कि पता ही नहीं क्या पूछ लेते हैं, कुछ मतलब रेलिवेंट भी नहीं लगता। वही बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम मतलब रूरल बैकग्राउंड से हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, ऐसा सब होता है। तो उनको मैं ये सजेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। साथियों, आज हमारे साथ पूजा चौधरी मैम है। एएसओ है 2022 से। इससे पहले इन्होंने तीन अटेम्प्ट दिए थे एसएससी सीजीएल के, उसमें ये सिलेक्शन नहीं ले पाए और 3 अटेम्प्ट के बाद चौथे अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप समझ सकते हो कि कितना इन्होंने स्ट्रेटजी में बदलाव करा होगा, कितनी चीजें इन्होंने ट्राई करी होंगी, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ। तो काफी सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे इनकी जर्नी क्या रही और क्या क्या इन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो करी। सब्जेक्ट वाइज भी हम जानेंगे कि इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी करी, मैथ के लिए कैसे तैयारी करी, और इनका बायो बैकग्राउंड है शायद, है ना। और फिर बायो बैकग्राउंड होते हुए भी एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम निकालना, आप सभी लोग जानते हो कि एसएससी सीजीएल सीपीओ इन सब में मैथ का कितना बड़ा रोल होता है। तो बहुत कुछ सीखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे टॉपर्स के जो भी नोट्स वगैरह होते हैं, फिर फ्री स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं फिलहाल एएसओ के पद पर कार्यरत हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। और मैं 2022 बैच से सिलेक्टेड हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर रही हूँ 2020 बैच से। ओके। सो तो अगर अब मैं जैसे स्कूलिंग की बात करें और ग्रेजुएशन की बात करें, तो कैसी स्कूलिंग रही और ग्रेजुएशन में आपने क्या करा? बेसिकली मेरी स्कूलिंग रही है हरियाणा से। उसके बाद मेरा बायो बैकग्राउंड रहा है जैसे आपने बताया। मेडिकल बैकग्राउंड से थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन में मैंने जूलॉजी ऑनर्स किया है, डीयू से ही किया है। उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई फिर उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं उसी फील्ड में आगे मास्टर्स करूँ, पीजी करूँ अपना, या फिर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूँ। बट मेरी पूरी फैमिली, मेरा जो बैकग्राउंड है वो सरकारी नौकरी वालों का है। उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी उसी लाइन में जाना चाहिए। ज्यादातर जो मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं वो मोस्टली डिफेंस में ही है। मेरी मदर भी हैं, मेरे भाई भी इसी में है, इवन मेरी एक सिस्टर है वो भी इसी में ही है, सब इंस्पेक्टर हैं। तो फिर उनको देख के, यूनिफॉर्म देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूनिफॉर्म के लिए जाना चाहिए और मुझे दिल्ली पुलिस में ही जाना है। हालांकि मेरे भाई चाहते थे, मेरे भाई का सपना था कि मैं एएसओ बनूं। और उस टाइम मुझे आज भी याद है जब मेरे भाई मुझे यहाँ छोड़ने आए थे तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मैंने लिख के अपनी स्टडी टेबल के ऊपर रखी हुई थी और मैं हमेशा उसको देखती थी कि मेरे भाई का सपना है, ये मुझे पूरा करना है। हालांकि मैं वो तब नहीं कर पाई। उसके बाद जब मैं सब इंस्पेक्टर बन गई फिर मैंने एक और अटेम्प्ट देने का ट्राई किया और अब मैं आज उनका सपना पूरा करके बैठी हूँ। अभी ना आपकी तैयारी पे आते हैं। जब शुरुआत में जब आप कॉलेज से निकल रहे थे तब आपने जी सोचा कि मुझे अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जी तैयारी जी। करनी, तो उस टाइम के बारे में थोड़ा बताओ कि जैसे फ्रेशर एक एस्पिरेंट होता है तो बहुत सारे डाउट उसके मन में होते हैं कि कौन सी कोचिंग लेना है, अगर यूट्यूब से पढ़ना है तो कौन से टीचर से पढ़ना है ना, ऑनलाइन तैयारी करनी है ऑफलाइन करनी है, या फिर पहले तो बहुत सारे ऐसे बड़े भैया बड़ी बहन इनसे गाइडेंस लेते हैं। और आपकी तो फैमिली में ऑलरेडी इतने लोग सिलेक्टेड थे, तो शुरुआती फेज कैसा था, कैसे आपके सारे डाउट क्लियर हुए, मतलब आप फाइनली टेबल तक कब पहुंचे कि अब मुझे अब ऐसे ऐसे तैयारी करनी है
और अब मतलब 8 घंटे 7 घंटे डेली की पढ़ाई करना है। तो शुरुआती फीस के बारे में थोड़ा बताओ। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मैं एक किताब सजेस्ट कर रहा हूं। पिनेकल का इंग्लिश का ये एडिशन हमारे पास है। 7600 प्लस TCS MCQs हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि SSC CGL CPO CHSL ये सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर का कितना रोल होता है। 80 to 90% प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है। तो इसमें 7600 प्लस पिछले जो सालों में हुए हैं और फेब 2024 तक के सारे क्वेश्चन हैं। अगर मैं इसमें अंदर जैसे बात करूं तो आप देख सकते हो इसमें ये सारे जो आपके टॉपिक कवर किए गए, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नरेशन, एक्टिव पैसिव, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसमें बताया भी गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया। तो वहां से आप आइडिया ले सकते हो। जैसे CHSL CPO CGL MTS सारे ही एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें कवर करे गए। और आप सभी लोगों को पता है जितने भी टॉपर्स आप वीडियोस देखते हो हमारे चैनल पर, सारे टॉपर्स पिनेकल को सजेस्ट करते हैं। बेहतरीन किताब, कोई भी इसमें एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी इसके साथ कर सकते हैं। बस इतना आप कवर कर लो, प्रैक्टिस कर लो इसकी, आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी आगे का वीडियो एंजॉय करें। मेरे को गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो गई थी जब मैं कॉलेज में ही थी। मेरे भाई और मेरी बहन मुझे गाइड करते थे कि अगर तुझे इस फील्ड में जाना है तो ये तैयारी करनी होगी, ऐसे ऐसे करना होगा। बट तब मैं कॉलेज में थी, मुझे यही था कि पहले मैं अपना कॉलेज कंप्लीट करूंगी। फिर मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद मुझे 2-3 महीने लगे ये सोचने में कि अब आगे मुझे करना क्या है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आगे मैं मास्टर्स करूंगी, उसके बाद क्या करना है, इससे अच्छा है कि मुझे सरकारी नौकरी वाली फील्ड चूज करनी है। उसके बाद मैंने इसको चूज किया। फिर वहां पे मेरे पास मतलब ऑप्शन था कि वहां रह के भी, तब इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, तब ऑनलाइन भी कुछ ऑनलाइन नहीं था। तो यही ऑप्शन बचता था कि मुझे मुखर्जी नगर आके तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने ये स्टेप लिया कि हाँ, अब मैं मुखर्जी नगर आती हूँ, अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं यहाँ आई। उसके बाद फ्रेशर थी तो काफी स्टार्टिंग में तो काफी बहुत ही मुश्किल हुई कि कैसे करना है, क्या करना है। कोई भी रिसोर्सेज जो भी मिल जाता पढ़ लेती थी। उसके बाद मैंने कोचिंग ली। इंग्लिश मैंने किया था अंकुल सर से। मैथ्स भी मैंने केडी कैंपस से लिया था बैच, बट वो मैंने कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद मैंने मैथ्स तो मेरा बहुत काफी वीक था उस टाइम। तो मैं सही बताऊं, मेरे अगर मैं मॉक्स लगाती थी, मेरे 25 में से शायद मैं 5-7 ही क्वेश्चन कर पाती थी। तो फिर उनका मैंने पढ़ना जब स्टार्ट किया था मैथ्स केडी कैंपस से, तो वहां पे मैंने देखा कि नहीं, बैचेस में उतना फायदा होता नहीं है। जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं, बट पीछे बच्चे इतने होते हैं कि कोई कुछ डाउट पूछ रहा है तो वो मतलब वो एक फ्लो नहीं बन रहा था वहां पे। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। तो मेरा मैथ्स के जो बेसिक्स थे वो मेरे मेरे भाई बहन ने ही क्लियर करे थे। मैंने एक बार उनसे पढ़ा और उसके बाद फिर मुझे क्लियर हुआ कि हाँ, करना कैसे है। उसके बाद मैंने वो बैच छोड़ दिया था तब तक। तो मैथ्स में तो मैं यही कहूंगी कि देखो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप कहीं भी रहते हो, अब आज तो ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको बैच लेने की जरूरत ही है। आपका काफी वीक है तो अब यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बैच वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने ये किया था। उसके बाद इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, मैंने बैच लिया था लेकिन मुझे उससे कुछ ज्यादा हेल्प हुई नहीं। उसके बाद मैंने इंग्लिश के लिए सिर्फ, जब मैंने प्रिपरेशन, जब मुझे लगा कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो कर रही हूँ गलत है, जब मुझे पता चला कि सही क्या है, उसके बाद से मैंने सिर्फ एक ही बुक को कवर किया है। वो नीतू सिंह मैडम वाली है, प्लियन टू पैरामाउंट की बुक। मैंने सिर्फ वही फॉलो की है। हर एग्जाम के लिए मैंने वही बुक पढ़ी है। वो कैब के लिए मैंने कुछ ना कभी ब्लैक बुक करी, कुछ नहीं करा। हालांकि सीपीओ मेंस के लिए मैंने एक और बुक मैं सजेस्ट करती हूँ, मिरर ऑफ कॉमन एरर, वहां से मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी। इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ यही 2 बुक्स हैं जो मैंने फॉलो करी हैं। जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में मैंने क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो वही मैंने फॉलो करी है। और उसके अलावा जो जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ वो वही बुक है। उससे पहले जब मैं बार बार फेल हो रही थी, तो मैं काफी ऐसे ऐसे होता है ना कि मार्केट में ये टीचर नया आया, ये रिसोर्सेज नए आए हैं, तो मैं वो ले लेती थी कि ठीक है, जब इसका इतना नाम है, बच्चे इसको इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो मैं इसमें पीछे रह रही हूँ, मैंने वो ले लिया। उसके बाद कोई नया टीचर आया, कोई नए नोट्स आए, मैंने वो ले लिए। मैं बार स्ट्रेटेजी चेंज कर रही थी और वो मेरी गलती थी। तो मैं किसी को नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक रिसोर्स को पकड़े और फिर उसी पे टिके रहें, उसी को बार पढ़े। ये नहीं कि आप 10 रिसोर्सेज को एक बार पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप एक ही रिसोर्सेज को 10 बार पढ़ो। और उसके बाद ये हो गया। यूट्यूब से ही फिर मैंने करंट अफेयर्स करे थे अपने। और रीजनिंग में मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया था। रीजनिंग मेरा, जब मैं
स्कूलिंग में थी, हमारे टाइम पे एक एग्जाम होता था 10th के बेसिस पे एनटीएससी का, वहां पे रीजनिंग आती थी, तो मैंने तभी हमें स्कूल में पढ़ाई गई थी, तो वही मेरे को काम आई यहाँ पे, मैं ये कहूंगी। तो रीजनिंग के लिए ऐसा मैंने कोई टीचर फॉलो नहीं किया, और बस यही रहा है मेरा। ओके, चलिए ये तो ना आपने शॉर्ट में चीजें बता दी। जी मैं चाहता हूँ कि जैसे आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जी 4-5 साल आपने तैयारी करी जी। लगातार, तो जैसे आप बीच बीच में कुछ गलतियां गिना रहे थे, तो मैं चाहता हूँ आप ये थोड़ा डिटेल में बताओ कि जो नए बच्चे आते हैं इस तैयारी में, या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हो गया और फाइनली उनका प्रीलिम्स भी नहीं हो पा रहा है ना, तो उनको एक ऐसा बताओ कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स क्या क्या है जो उनको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि या तो आपने अभी ऑब्जर्व करा है, फिर आपने अपने तैयारी के दौरान करी, तो क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जिनसे उनको बचना चाहिए। तो सबसे पहली और जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं प्रिपरेशन के टाइम, वो ये है कि हम मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को मतलब जब आप डेमो ले रहे होते हैं तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे अपना देखिए कि आपको किस टीचर का समझ आ रहा है, किसका अच्छा समझ आ रहा है। वो एक जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो एक फेज होता है जब हमें होता है कि आपको अलग अलग रिसोर्सेज ट्राई करने चाहिए। जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, किसी से आपने ये सोच लिया कि मुझे इसी से पढ़ना है, फिर आप उसी पे स्टिक रहिए। पहले आप अपने अपने ऑप्शंस खोजिए कि हाँ आप कहाँ कहाँ से क्या कर सकते हैं। एक बार आपने देख लिया कि मैथ्स मेरे को राकेश यादव सर का समझ आता है, तो फिर आप उसी पे स्टिक रहिए। और सबसे मेन तो यही है कि आप बार बार किसी रिसोर्सेज के पीछे बार बार मत भागिए कि अब ये मार्केट में नया आया इसको कर लेता हूँ, ये नया आया इसको कर लेता हूँ। जो आप कर रहे हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है, आप उसी को एक बार करके बार बार रिवाइज करिए। सबसे मेन मिस्टेक मेरी ये रही है और मुझे लगता है काफी बच्चों की यही होती है। दूसरा ये है कि जब हम फेल हो जाते हैं हम टूट के बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हम अगली बार और ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, और जो हमारी पीछे की प्रिपरेशन होती है हमें लगता है सब, अब जब जनरली होता भी यही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब हमें इसी नजरों से देखते हैं कि सब पानी फिर गया, कुछ बचा ही नहीं। पर मेरे को लगता है कि जो मेरे अटेम्प्ट जिनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वो मुझे काम आए 2022 में। मैं अंडर ट्रेनिंग थी तब मैं उतनी पढ़ाई नहीं कर पाई जो मैं पिछले अटेम्प्ट्स में करती थी, बट शायद वो प्रिपरेशन मुझे तब काम आई। तब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ये सब पढ़ा तो वेस्ट हो गया, बट वो वेस्ट नहीं होता। और तीसरी मैं बताऊं तो आपको, तीसरा तो यही है कि जितना भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के करिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली, कल फिर 1-2 घंटे कर ली, फिर अगले दिन 10-15 घंटे कर ली, ये नहीं होता। एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है आपको कि आपको इतना इतना करना है, और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तो फॉलो करनी ही चाहिए। और चौथा मैं बताऊं तो जैसे कि जनरली क्या होता है, हम सब में यही होता है कि जो जो चीज हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, जैसे मुझे लगता था कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगी, मेरे से मैथ्स होगा ही नहीं, तो मैं उसको छोड़ देती थी। मैं बायोलॉजी पर, साइंस पे, जीके पे, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे, इन पे ज्यादा ध्यान देती थी, जबकि मेरी ये गलती रही है। जो चीज मुझे नहीं आती मुझे उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए, बट मैं उल्टा करती थी क्योंकि मुझे उससे डर लगता था। तो आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोगों को जो चीज में कमी है उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगर हमें किसी चीज से डर है तो वो हमें उसको ओवरकम करना ही होगा, हम उससे भाग नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मेरी गलती रही है और काफी स्टूडेंट्स की रहती है। और इसके अलावा जो भी आप कर रहे हैं, एक प्रॉपर आप टाइम टेबल अपना बनाइए कि आपको क्या करना है। और जो आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपने टाइम पे ये करती थी, मुझे कल क्या पढ़ना है वो मैं आज रात को सोने से पहले नोट डाउन करके सोती थी कि कल मुझे ये चीजें करनी है। और जो भी आप बना रहे हैं वो इतना भी बड़ा मत बना लीजिए कि आपसे फॉलो ही ना हो। थोड़ा रियलिस्टिक अपने टारगेट्स रखिए कि इतना 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 करना है। जो भी आप टारगेट्स रखते हैं उनको छोटा छोटे टुकड़ों में बांटिए, ताकि एक बार पूरा करने के बाद जब हम टिक लगाते हैं कि ये मैंने कर लिया, तो और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उसको कि हाँ इतना हो गया, इतना हो गया। तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है अगली चीज करने के लिए। तो जो भी आप अपना पढ़ रहे हैं, अगला दिन या अगला वीक या अगला महीना आप पहले अपना प्रिपेयर करके रखिए। सो मोटी मोटी यही गलतियां मैंने करी हैं। एक चीज ना, अभी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हो, मैं भी ऐसे पर्सनली मिलता हूँ, तो उनका जैसे तैयारी जब कर रहे थे तो 50 स्कोर हो रहा था, फिर 60 हुआ, 80 हुआ, वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ, लेकिन अब जाके 120 115 पे स्टक हो गए। मतलब कह रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करा, हर चीज कर ली, मॉक एनालिसिस ये सब, लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे। ऐसा आपकी तैयारी में आपका भी ऐसे मार्क्स स्टक हुए? फिर अगर होते हैं ऐसी चीजें तो कैसे उनमें और इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए?
अब मैं बेसिकली बताती हूँ होता क्या है। जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं हमें कुछ नहीं आ रहा होता, जैसे ही हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो हमें चीजें आने लगती हैं। तो जो 0 मार्क्स से लेके 100 नंबर तक का जो हमारा सफर होता है वो बहुत ईजी होता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपने कुछ भी पढ़ा है वो पेपर में आ गया तो आपका ठीक हो जाता है। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ऑलमोस्ट 120 130 के बाद, जब तब हमें एक एक नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो पॉइंट 120 130 जब आपके आने लग जाते हैं तो वो तब आता ही है, सबकी प्रिपरेशन में वो आता ही है। तो उसको मैंने क्या करा था उस टाइम पे, हमारी गलती क्या होती है, हम एनालिसिस कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट उस टाइम पे जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसकी एक अलग से नोटबुक बनाइए और उसमें लिखिए कि आपकी चीजें गलत कहाँ हो रही है, सबसे कौन से सब्जेक्ट में आपकी सबसे कम स्कोर आ रहा है, इसका मतलब आपको उस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा टाइम देना है। और उसके बाद उस सब्जेक्ट में भी पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसपे हमारे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे होते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मान लो कि किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में इश्यू आ रहा है, उसके क्वेश्चन ही वो गलत हो रहे हैं, तो आप फिर उसको पहले अगला मॉक अटेम्प्ट करने से पहले वो जो पिछली बार गलतियां की हैं वो आप एक बार पूरा उसी टॉपिक को उठा लीजिए और उसी टाइप के क्वेश्चन आप लगा के फिर आप अगला मॉक दीजिए। और जो जो गलतियां आपकी रही हैं मॉक से ही हमें पता चलता है कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो जो भी आप एनालाइज करते हैं कि मेरा ये पॉइंट वीक है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, उस पर मेहनत करिए। और अगर ऐसा है कि आपका स्टक ही हो रहा है फिर भी, तो देखो उस टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा फिर किसी और टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उसका एक ही सोल्यूशन है कि जो आपने पढ़ लिया उसका बार बार रिवीजन करिए। और उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिवीजन कर लिया फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 150 हो जाएगा स्कोर, ऐसा नहीं होगा। वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे 2 नंबर बढ़ाने के लिए भी पूरी बुक का रिवीजन करना पड़ जाता है हमें। तो उस टाइम पे बस यही है कि आप बार बार जो चीजें पढ़ी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ गलतियां हो रही हैं, उनका बार बार रिवीजन करिए। और उस टाइम पे थोड़े दिन के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप मॉक्स को साइड कर दीजिए और अपना रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप बार बार मॉक लगा रहे होगे तो कुछ डिफरेंस आएगा भी तो वो आपको दिखेगा नहीं। और आप थोड़ा गैप लेके फिर मॉक स्टार्ट करेंगे तो मीनवाइल आप रिवीजन करते रहेंगे तो फिर वो आप एकदम से बूस्ट मिलता है वो। ओके। अभी ना 2025 वालों के लिए थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं लोग कि 2025 की, क्योंकि अभी राइट टाइम है, अभी इनफ टाइम है 2025 की तैयारी के लिए। तो बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, आपस में बातें भी कर रहे हैं कि अब मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आप ये बताओ, आपका जब आप सीरियस तैयारी कर रहे थे क्या टाइम टेबल क्या होता था? टाइम टेबल बहुत बहस होती है कि मैं रात को लाइब्रेरी पढ़ जाऊँगा या फिर कोई कहता है सुबह पढ़ूँगा। क्या रूटीन रहता था आपका पूरा? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मेरा रूटीन ये था कि मैं मुखर्जी नगर में रहती थी, पीजी में रहती थी। उसके बाद मैं सुबह 10 बजे के अराउंड लाइब्रेरी चली जाती थी, 10 से 2 बजे तक मैं लाइब्रेरी में होती थी। उसके बाद मैं लंच करने आती थी, फिर 4 बजे से 6 बजे तक मेरा एक क्लास होती थी। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, 10 बजे तक लाइब्रेरी पढ़ती थी और फिर उसके बाद अपने पीजी आ जाती थी वापस, और पीजी में भी फिर मैं 1-2 घंटे पढ़ती थी, फिर सो जाती थी। तो ये मेन रहा था। और उसके बाद जब मैं घर चली गई, मैंने यहाँ पे एक एक ऑलमोस्ट 1 साल मैं मुखर्जी नगर में रही हूँ। उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी। घर पे जाने के बाद मेरा टाइम टेबल ये होता था कि मैं ऑलमोस्ट दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे निकाल लेती थी, जिसमें 4 घंटे मैं मैथ्स पढ़ती थी और बाकी के 4 घंटे में सारे सब्जेक्ट। रीजनिंग में एज सच, रीजनिंग को मैं सही बताऊं कोई टाइम नहीं देती थी, सिर्फ मॉक जब लगाती थी वही मेरा रीजनिंग के लिए टाइम होता था। बाकी के बचे 4 घंटों में ऑलमोस्ट या तो कोई कोई मॉक लगा लिया, फिर उसका एनालिसिस कर लिया, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लिया, 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ लिया, बाकी के बचे हुए टाइम में जीएस पढ़ लिया। तो मोस्टली 7 से 8 घंटे में निकाल लेती थी। और बाकी अगर हम ये सोचे कि वहां पे जैसे बहुत से बच्चे होते हैं रूरल बैकग्राउंड से, उनको लगता है दिल्ली हमें आना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके घर पे पढ़ने का माहौल है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर नहीं है तो आसपास सिटी होती है, लाइब्रेरी आजकल हर जगह खुली हुई है, तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। और एक ये भी होता है कि मैं सजेस्ट करती हूँ सबको कि आप लोगों को लाइब्रेरी तो एटलीस्ट ज्वाइन करनी ही चाहिए। जब मैं थी घर पे तो मुझे घर पे पढ़ाई करना मतलब माहौल होता था, पर थोड़ा ये लगता है हमें कि थोड़ा कंफर्ट जोन होता है वहां पे कि ठीक है पढ़ लिए, थोड़ी देर कोई बाहर टीवी देख रहा है टीवी देख लिया। बट लाइब्रेरी में जाने के बाद हमें पता चलता है कि कंपटीशन क्या है, हम लड़ किससे रहे हैं। जब हम अकेले तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं सबसे कट डाउन कर दो, किसी से बात मत करो, अपना नंबर बदल लो, व्हाट्सएप सोशल मीडिया यूज मत करो। ऐसा नहीं करना है हमें।
मैंने देखा है उस टाइम पे अगर हम ऐसा करते हैं तो जनरली क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है, कंपटीशन किस लेवल पे है। हमें टेलीग्राम पे अगर हम ज्वाइन रहते हैं तो हमें एटलीस्ट पता होता है बच्चे तैयारी क्या कर रहे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम नॉर्मल तरीके से कर रहे होते हैं, बट कई बच्चे जो ग्रुप्स डाउट ग्रुप्स होते हैं उनमें कई बच्चे ऐसे ऐसे ट्रिक्स या ऐसे ऐसी एक टाइप की वो बता देते हैं हमें कि वो उससे हमारा बहुत टाइम बच जाता है। तो आप अपने मतलब ऐसे ग्रुप्स में भी ऐड होइए, लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी जाके हमें पता चलता है कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या लेवल होने वाला है इस बार कंपटीशन का, कितना घंटे कौन पढ़ रहा है। जब हम अकेले आइसोलेशन में होते हैं तो हमें नहीं पता होता बाहर का, तब हम सिर्फ अपने ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका कंपटीशन है किससे। सो बस यही है। ओके। अगर जैसे रिवीजन की बात करें हम, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं तो उनका तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो पा रहा है। 5 महीने पढ़ाई करते हैं, फिर जो अभी उन्होंने करा वो पीछे भूलते जाते हैं, फिर से शुरू कर देते हैं। तो आपका रिवीजन कैसे होता था? नोट्स कैसे बनाते थे कि वो तैयारी जो करी है वो आगे काम आए जब तक एग्जाम आ रहा है? ना ऐसा नहीं कि आगे सपाट पीछे अपाट क्या बोलते, बहुत चीजें होती जा रही है। कैसे रिवीजन और नोट्स का थोड़ा बताओ। मैंने मैंने कभी भी कोई नोट्स नहीं बनाए एज सच। हम्म, मेरे पास किसी चीज के कोई नोट्स नहीं है। तो ये गलती होती है, ये गलती मैंने भी अपने पहले 1-2 अटेम्प्ट्स में बहुत बार करी है। तो हमें करना क्या है, उसके बाद मुझे पता चला, जैसे मुझे ट्रिगो आज भी नहीं आती है, मैं सही बताऊं तो। अगर मैथ्स मैथ्स में एग्जाम में ट्रिगो के क्वेश्चन आ जाते हैं तो सिर्फ अगर वैल्यू पुटिंग से हो रहा है तो मैं कर दूंगी, वरना मैं करती ही नहीं हूँ। मैंने आज भी ट्रिगो से मुझे उतना ही डर लगता है जितना मुझे डे 1 पे लगता था। तो मैंने उसके बाद रियलाइज किया कि जो चीज हमें जो सबसे डिफिकल्ट लगती है, जैसे मैथ्स में मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे होते हो तो आप उसी टॉपिक से स्टार्ट कीजिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो क्योंकि जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज्यादा होता है और हम सोचते हैं हम तो ये कर देंगे, हम तो ये कर देंगे। उस टाइम पे उस चीज को करने का फायदा होता है जो सबसे बड़ी है और जो आपको बिल्कुल नहीं आती। तो अगर बार बार ये होता है कि बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, 2-3 महीने मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद डाउन हो जाता है, फिर 1-2 महीने का ब्रेक लेते हैं, फिर वहीं से परसेंटेज से उठा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट वहां से करना है जहां से जो आपको बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तो अगर एग्जाम आ गया और आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है तो आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते, तब तो आप पुराना ही रिवाइज करते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टार्ट वहां से कीजिए जहां से आपने कभी स्टार्ट ही नहीं किया है, वहां से स्टार्ट करके फिर बढ़िए। और ये एक होता है कि आपको मोटिवेट रहिए, हमेशा के लिए रहिए, मतलब जितना भी आपका नहीं होता है, बट ऐसे जनरली हो नहीं पाता। इसके लिए यही एक सोल्यूशन है कि मैं हर रोज क्या करती थी, आने वाले दिन के लिए पहले ही लिख लो। अगर आपको ये वाले हफ्ते, जैसे मैं हफ्ता भी करती थी कि ये वाले वीक में मुझे क्या क्या कवर करना है, तो इस चीज का सिर्फ ये एक ही सोल्यूशन है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहने का यही है कि आप अपने टारगेट्स बनाइए। मंथ स्टार्टिंग में बना लीजिए पूरे मंथ का, उसके बाद वीक स्टार्टिंग में पूरे वीक का बना लीजिए, और डेली बेसिस पे तो आप रोज रात को सोने से पहले बना ही सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें पता होता है कि हमें ये, हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है और हमें ये इतना इस हफ्ते में, इस महीने में हमें ये कवर करना ही करना है। तो वो यही एक मोटिवेशन होता है जो अंदर टारगेट से। बेस्ड पढ़ाई हाँ, करना। तो टारगेट बेस्ड रखिए, और टारगेट भी ऐसे रखिए जो रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं कि मैं ये कह दूं कि मुझे 1 महीने में पूरा मैथ्स कवर करना है, पूरा अर्थमेटिक कवर करना है, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। जितना बड़ा आप टारगेट लेंगे जो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर हम वो बीच में जाके हमें ऐसे लगता है कि ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, एक बोझ आ जाता है हमारे ऊपर। तो वो नहीं करना है। टारगेट रियल होने चाहिए कि जो आप कर पाए उस दिन। एक दिन में अगर आप परसेंटेज का सिर्फ क्लास नोट्स करना चाहते हैं, 2 दिन में करना चाहते हैं, तो वो उतना ही रखिए और फिर उसको कवर करिए। तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करिए, अपना पूरा प्रॉपर स्केड्यूल के साथ चलिए, वरना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, अभी ना 2025 वालों के लिए थोड़ी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे अभी तो आपने अपना बताया कि आपने कैसे करा। अब क्या तो सिलेबस भी थोड़ा चेंज हो गया है और पैटर्न भी चेंज हो गया एग्जाम का, है ना? 2025 वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बताओ कि मैथ कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है, इनके रिसोर्सेज क्या रखने हैं। तो मैथ से ही शुरू करते हैं। जैसे मैथ आपका बहुत वीक था, है ना? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको भी बहुत डर लगता होगा मैथ से। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए बिल्कुल बेसिक से? कौन सी किताबें अभी उनको चाहिए, और क्या-क्या आपको यूट्यूब चैनल पे कोई है, फ्री रिसोर्सेज हैं जो आप सजेस्ट करना चाहो? तो मैथ की तैयारी कैसे करना चाहिए? देखो, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक से नहीं आता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आप अपना यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब पे काफी पॉपुलर टीचर हैं, जैसे पवन सर हैं, राकेश सर हैं, एक आदित्य सर भी हैं।
और गगन सर हैं, काफी हैं। आप उन सब टीचर्स की एक एक वीडियो आप परसेंटेज से स्टार्ट कर लीजिए, सब टीचर्स की आप एक एक वीडियो देखिए, उन सब में से फिर फिल्टर आउट कीजिए कि आपको बात किसकी समझ आ रही है। आपको जो भी टीचर की बात समझ आ रही है फिर आप उन्हीं को पकड़िए और फिर उन्हीं के वो जैसे उन्हीं का बैच ले लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे भी सबके सारे बैच अवेलेबल हैं, तो आप फिर उन्हीं से कर सकते हैं। तो एक ये है कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सारे अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए और फिर उसके बाद देखिए कि आपको समझ सही सही मायने में आप कैच किसकी चीजें कर पा रहे हो। तो जैसे मुझे था कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था, तो मुझे पवन राव सर की आती थी क्योंकि वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। बाकी टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं बट वो मैं उनका शायद मैच नहीं कर पाती थी, वो जिस स्पीड से पढ़ाते थे मैं नहीं कैच कर पाती थी, तो मुझे पवन सर का सही लगता था। आजकल तो काफी ऐसे टीचर्स हैं जो बिल्कुल, अब तो मैथ्स का उतना लेवल भी नहीं रहा है, काफी मतलब नॉर्मल ही हो गया है। तो आप अपने उस हिसाब से मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार सबको देखिए, उसके बाद जिसका समझ आता है उसका बैच लीजिए या यूट्यूब से पढ़िए, तो वो करिए। और इस अभी आपको बुक्स तो कोई लेनी नहीं है एज सच, जिस टीचर का आपको समझ आता है उसके क्लास नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो बैच के साथ साथ आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आप वीडियो रोक के बार बार नोट्स बना रहे हैं। तो आजकल सबके अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। जब आप ये एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे उन टीचर से, उसके बाद आप उनकी क्लास नोट्स उठाइए। और फिर मैं ये करती थी और मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अर्थमेटिक और एडवांस को साथ साथ लेके चलिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो एक बार पहले अर्थमेटिक करेंगे फिर एडवांस करेंगे। उसमें क्या होता है, जब आप एडवांस कर रहे होते हो तो अर्थमेटिक भूल जाते हो, जब अर्थमेटिक कर रहे होते हो तो एडवांस भूल जाते हो। तो दोनों को साथ लेके चलिए और दोनों की प्रिपरेशन को अपना पैरेलल ही लेके चलिए। एक बार जब आप टीचर से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्लास नोट्स का रिवीजन करिए। और उसके बाद अब तो पिनेकल की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर है, बस उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। एक बार तो ऐसा होगा कि जब आप पहली बार क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप भूल जाएंगे। आपने परसेंटेज करा, आप प्रॉफिट एंड लॉस पे गए तो आप परसेंटेज भूल गए, फिर दोबारा जब परसेंटेज पे आए तो प्रॉफिट लॉस भूल गए। ऐसा होता है जब हमने एक ही रिवीजन किया होता है तब ऐसा होता है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस के साथ वो चीज हमें याद हो जाती है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, क्या इसका आंसर का पैटर्न है, वो फिर प्रैक्टिस के साथ ही आता है। तो मैथ्स के लिए तो यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अभी इंग्लिश की थोड़ी बात करते हैं। इंग्लिश कैसे शुरुआत कैसे करें अभी 2025 वाले? मुझे जो सबसे सही टीचर लगती हैं वो नीतू मैम ही लगती हैं। बाकी आप मैथ्स की तरह अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। रानी मैम है, अंकुल सर हैं, नीतू मैडम है, और भी काफी टीचर्स हैं इंग्लिश के। आप सबका एक एक वीडियो 10-10 मिनट का, आधे आधे घंटे का, कोई भी एक टॉपिक, एक कॉमन टॉपिक उठाइए। जैसे टेंस उठा लिया तो सबसे फिर टेंस ही पढ़ के देखिए, जिसका भी आपको समझ आ रहा होता है आप फिर उन्हीं से कंटिन्यू करिए, उन्हीं की बुक लीजिए। और बाकी मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि अगर आप नीतू सिंह की जो प्लेन टू पैरामाउंट वाली बुक है, वो एक ऐसी बेसिक बुक है जहां से पूरा एग्जाम कवर हो जाता है। मैंने सीपीओ मेंस भी दिया है जो 200 नंबर का होता है, सीजीएल मेंस भी मैंने दिया है, और ये पैटर्न चेंज होने के बाद ये भी दिया है। बट मैंने इन तीनों में नीतू सिंह मैडम की बुक के अलावा मिरर ऑफ कॉमन एरर जरूर यूज की है एक बार, बाकी मैंने कोई ऐसी बुक यूज नहीं की है। अगर आप वो कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है। एक बार आप उनका बैच लीजिए या एक बार आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए और उसके बाद नीतू सिंह मैडम की बुक से ही बार बार प्रैक्टिस करिए। उसमें शायद 14-15 ही चैप्टर हैं, आप डेली एक चैप्टर कर सकते हैं, उनकी थ्योरी पढ़िए और फिर उनकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। और उसके अलावा अगर आप कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम मतलब रूरल बैकग्राउंड से हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, ऐसा सब होता है, तो उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप जब ये सिलेबस अपना कवर कर रहे होते हैं उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालिए। न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपने अभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करा, आप फर्स्ट डे एडिटोरियल खोल के बैठ जाएं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, जैसे कई को होता है, जनरली बॉयज को होता है कि हमें टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है, या फिर हमें इनोवेशन में जो भी इन्वेंशंस वगैरह, जो भी एडिटोरियल वगैरह भी, या फिर हर जो न्यूज़पेपर में हर किसी के लिए एक सेक्शन होता है कि इस सेक्शन में यही आएगा, ऐप वाइज भी होता है, किसी को एंटरटेनमेंट में होता है, तो आप अपने हिसाब से वही सिर्फ
पढ़ना स्टार्ट कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे मुझे था कि मुझे देखना है कि एंटरटेनमेंट में क्या चल रहा है, तो मैं वही पढ़ती थी। तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, जैसे आपको स्पोर्ट्स में है तो आप स्पोर्ट्स का ही सेक्शन पढ़ सकते हो। वो एक तो आपका जीके बढ़ाता है, उसके साथ साथ आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती जाती है। ओवर द टाइम होता है, एक दिन, एक वीक, एक महीने में ऐसा नहीं होगा। और जब आप मेंस का अपना प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, आपकी रीडिंग स्पीड में काफी चेंज आया है। वो हमें थोड़ा टाइम के बाद पता चलता है, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको न्यूज़पेपर पढ़ते, नोवेल पढ़ते 2 महीने 3 महीने हो जाए, उसके बाद आप एडिटोरियल भी स्टार्ट कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर में भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आया आपको वो नोट डाउन करके रखना है, इसका मीनिंग क्या है, ये ऐसा नहीं करना है। आपको बस वो पढ़ना है क्योंकि आपको वो पढ़ना है। तो उससे आपको बिना ही कुछ एफर्ट डाले आपको उसके जो फायदे हैं वो थोड़े टाइम बाद दिखने लगेंगे। वोकैब के लिए कोई बुक सजेस्ट करो। वोकैब के लिए आप नीतू सिंह की बुक में भी है, बाकी आप ब्लैक बुक है उसमें भी प्रीवियस ईयर आते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी वोकैब आई होती है वो उसमें है। ब्लैक बुक के अलावा पिनेकल वाली बुक में भी जो प्रीवियस ईयर वोकैब आई होती है वो है, वो आप कवर कर सकते हैं। तो ब्लैक बुक और उस वाली बुक से बाहर तो कोई वोकैब नहीं आती। और अगर कुछ आता भी है तो जहाँ पे 100 बच्चे नहीं कर पा रहे वहां आप नहीं कर पा रहे, तो वो कंपटीशन पे उतना फर्क नहीं डालता। ओके, अभी थोड़ा जीके जीएस के बारे में और बताओ कि जीके जीएस को कैसे कवर करना है। जीके जीएस से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कितना भी पढ़ लो पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए। जीके जी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इतना पढ़ लिया मेरे इतने मार्क्स तो आ ही आ जाएंगे। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम इनपुट बहुत ज्यादा दे दे तो भी हमें आउटपुट बहुत कम मिले, ऐसा भी हो सकता है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है इनपुट हमने बहुत कम दिया और आउटपुट हमें बहुत ज्यादा मिल जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि आप अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप अपना ज्यादा उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करिए जहाँ पे आपको पता है कि आपने इतना इनपुट दिया है तो आपको इतना आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी जीके के लिए ऐसा है कि मुझे ये था कि साइंस पोर्शन से इतने क्वेश्चन आते हैं तो मैं ज्यादा वो कर लेती थी, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ भी ऐसा पूछ लेंगे। वहां तो एक एक बाउंड्रीज है कि उन्हीं के अंदर पूछना है। तो वो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं साइंस ही कवर करती थी कि वो उस वहां से जो 7-8 क्वेश्चन आने हैं एटलीस्ट वो मेरे गलत ना हो। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे कुछ भी पूछ लेते हैं। और जो अब एसएससी का पैटर्न चल रहा है उसमें तो जनरली ऐसा है कि पता ही नहीं क्या पूछ लेते हैं, कुछ मतलब रेलिवेंट भी नहीं लगता वो तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना साइंस वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो एक तो उसकी बाउंड्रीज हैं, हमें पता है सिर्फ इतना ही सब्जेक्ट है और उसी में से ही आना है। तो उन 3 की वेटेज हालांकि ज्यादा होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की उनकी कम होती है, बट एक उनका आउटपुट हमें ज्यादा मिलता है। तो पहले आप वो कवर करिए, उसके अलावा ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह है ये आप अपना कवर करते रहिए। और करंट अफेयर्स के लिए तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जब आपका एग्जाम आ जाए उसके 1-1.5 महीने पहले आप स्टार्ट करिए, और उससे पहले 6-7 महीने का करंट अफेयर्स आप कवर करके जाइए मिनिमम। और ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं, एसएससी 2 साल पहले का भी पूछ लेती है, 1 साल पहले का भी। सो यही रहता है। चलिए, अभी स्ट्रेटजी तो हमने लगभग डिस्कस कर ली है। रीजनिंग तो कर ही लेते हैं नॉर्मल बच्चे, रीजनिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लास्ट में अगर आपको ऐसा लगता है मैं कुछ पूछना भूल गया, फिर कुछ और चीज़ें आप बताना चाह रहे थे, या फिर आखिर में बच्चों को क्या मैसेज, क्या संदेश, जो बच्चे भी आपको देख रहे हैं फ्रेशर, आपकी जर्नी से मोटिवेट हो रहे हैं, आपके इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे कुछ बच्चे, आपके टेलीग्राम पे जुड़े होंगे, आपकी जो लाइफ स्टाइल है सोशल मीडिया उसको देख के मोटिवेशन ले रहे हैं, तो आखिर में क्या बोलोगे उनको जो तैयारी कर रहे हैं अभी, क्या संदेश, क्या मैसेज होंगे? मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अपनी तैयारी करते रहिए, उसके साथ साथ अपने मजे भी करिए, बट तैयारी को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करिए, प्रॉपर एक स्केड्यूल अपना फॉलो करिए, बनाइए। सरकारी नौकरी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और ऐसे ही आप अपना एक प्रॉपर गुरु या जिसको आप फॉलो करते हैं वो एक ही रखिए, बार बार मत जाइए। और किसी की ऐसे डेली अगर आप आज किसी टॉपर की वीडियो देख ली, कल किसी की देख ली, किसी की बार बार मतलब स्ट्रेटेजीज पे मत जाइए, एक अपना पकड़िए, उसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। और जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर आपको मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा लगा थैंक यू आपसे फॉर बात हैविंग करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा इस इंटरव्यू से। बहुत सारी चीज़ें मैडम ने बताई आपको, चाहे स्ट्रेटजी वाइज हो गया, मोटिवेशन को लेके आपकी कैसे रिवीजन करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, और जॉब के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑफिस में, कैसे काम होता है।
तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैडम के भी यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है और सोशल मीडिया, वहाँ भी ये जब भी इनको टाइम मिलता है तो बच्चों की हेल्प करते रहते हैं, है ना। चाहे वो मोटिवेशन हो गया, चाहे वो आपका डेली स्ट्रेटजी शेड्यूल, जो भी आपके डाउट है क्लियर करते रहते हैं, तो इनको भी जाके आप फॉलो कर सकते हो, इनसे भी जुड़ सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।